एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्लास 9th साइंस बुक का चैप्टर 6 जिसका नेम है टिश्यू। तो उस टिश्यू चैप्टर की हम लोग एक्सरसाइज आज करेंगे। एनसीईआरटी बुक से ही मैं आपको सारी एक्सरसाइज कराऊंगी और आप अगर इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़े हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मैं आपको दी हूँ, आप उस लिंक से पढ़ सकते हैं। और चैप्टर के बीच में जो एक्सरसाइज दी रहती है, एक एक दो क्वेश्चन करके दिया रहता है, उस एक्सरसाइज की भी वीडियो बन चुकी है, आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग अपनी वो एक्सरसाइज देखते हैं जो चैप्टर के पीछे दिया रहता है। तो एनसीईआरटी बुक से है ये, साइंस चैप्टर 6 टिश्यू, क्लास 9th एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफाइन द टर्म टिश्यू, यानी हमें टिश्यू की डेफिनेशन लिखना है कि टिश्यू क्या होता है। तो इस चैप्टर का नेम ही है टिश्यू और हम लोग चैप्टर में भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं टिश्यू क्या होते हैं। इसमें हम लोग सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ डिफाइन करना है। तो आंसर है द ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू। दिस ग्रुप ऑफ सेल हैज़ अ कॉमन ओरिजिन। तो फ्रेंड्स, टिश्यू की डेफिनेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको इसको हिंदी में भी समझाऊंगी कि हम लोग क्या, इसका मतलब क्या है। तो अगर ग्रुप ऑफ सेल स्ट्रक्चर में सेम रहें और एक फंक्शन करें तो वो हमारे टिश्यू को फॉर्म करते हैं। तो मान लीजिए ये एक सेल है और इसी सेल के शेप का, इसी सेल के साइज का बहुत सारे सेल अगर एक साथ हो जाएं तो वो हमारा टिश्यू बना देंगे। तो ओके, मतलब एक तरह के सेल, सेम सेल रहें ढेर सारे और एक फंक्शन के लिए सब इकट्ठा हों तो उसे हम लोग कहते हैं टिश्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू, नेम देम। तो बताया गया कि जाइलम टिश्यू कितने एलिमेंट से बना होता है, उसका नेम बताइए, यानी कितने कंपोनेंट से बना होता है। तो आंसर में उसका नेम भी लिखना है। आंसर है कि द जाइलम इज़ ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इट इज़ मेड अप ऑफ फॉलोइंग 4 काइंड ऑफ सेल और एलिमेंट। आंसर में आप बताएंगे कि जाइलम कैसा एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, यानी और ये 4 चीज़ों से मिल के बना होता है, 4 सेल से, 4 एलिमेंट से या 4 कंपोनेंट, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट है कि ट्रैकिड्स, सेकेंड वेसल्स, थर्ड जाइलम पैरेन्काइमा, फोर्थ जाइलम फाइबर्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो जाइलम होता है वो 4 चीज़ों से मिलके बना होता है। जाइलम एक हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो कि 4 सेल से मिलके बना होता है। उन चारों सेल का नाम है, फर्स्ट सेल का नेम है ट्रैकिड्स, सेकेंड सेल का नेम है वेसल्स, थर्ड नेम है जाइलम पैरेन्काइमा, फोर्थ नेम है जाइलम फाइबर। तो सेकेंड आंसर भी कंप्लीट हो गया। सेकेंड आंसर में बस हमें नेम ही लिखना था, इसे डिफाइन नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि हाउ आर सिंपल टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट। तो बोला गया कि सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या अंतर है, यानी हमें इसको डिफाइन करना है एक डेफिनेशन लिख करके। तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल टिश्यू की डेफिनेशन लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू की डेफिनेशन लिखेंगे, वही हम लोगों का अंतर होगा। तो सिंपल टिश्यू क्या होता है, सिंपल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स विच कोऑर्डिनेट परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। तो फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि सिंपल टिश्यू एक टाइप के सेल से बना होता है, यानी अगर फर्स्ट सेल अगर इस तरह का है तो सेकंड सेल भी इसी तरह का होगा, थर्ड भी इसी की तरह का होगा, फोर्थ भी इसी तरह का होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि एक टाइप के सेल से हमारा सिंपल टिश्यूज़ बनता है और एक फंक्शन भी परफॉर्म करता है। तो बहुत आसान है, आप इसे ऐसे लर्न कीजिए कि एक टाइप के सेल से बनता है और एक फंक्शन परफॉर्म करता है। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, ऑल दीज कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। तो सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में अंतर इतना ही है कि सिंपल टिश्यू एक तरह के सेल से बनता है और कॉम्प्लेक्स टिश्यू कई तरह के सेल से बनता है और दोनों टिश्यूज़ मिलके एक ही काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे कि सिंपल टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है, एक से ज़्यादा तरह के सेल
हो सकते हैं, तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। अब हमें पैरेन्काइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा, इन तीनों का अंतर बताना है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग क्यों हैं। आंसर देखते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल ऑफ पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो बस हमें इस आंसर में यही लिखना है कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा क्या है, ये अलग एक दूसरे से क्यों है, क्या अंतर है, और ये सेल वॉल के हिसाब से सिर्फ बताना है। मतलब कि ये तीनों सेल एक दूसरे से कैसे अलग हैं, इन लोगों की सेल वॉल कैसी है, बस हमें सेल वॉल के बारे में लिखना है कि इन सबों की मतलब इन तीनों की सेल वॉल कैसी कैसी है, अलग अलग है या सेम है। आप लिखेंगे सेल वॉल इज़ प्राइमरी, कोलेनकाइमा आप पहले 3 बॉक्स बनाएंगे, ओके, पैरेन्काइमा का, कोलेनकाइमा का, स्क्लेरेन्काइमा का, क्योंकि ये तीनों अलग अलग चीज़ है तो अलग अलग इन सबों को बॉक्स बनाएंगे आप, ओके। आप लिखेंगे कि पैरेन्काइमा सेल इज़ प्राइमरी, कोलेनकाइमा सेल वॉल इज़ ऑल्सो प्राइमरी एंड स्क्लेरेन्काइमा सेल वॉल इज़ सेकेंडरी, ओके। तो आप देख रहे हैं कि पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा की सेल वॉल प्राइमरी होती है और स्क्लेरेन्काइमा की सेल वॉल सेकेंडरी होती है। सेकेंड डिफरेंस है कि सेल वॉल्स हैव थिन वॉल एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज, यानी पैरेन्काइमा की सेल वॉल जो होती है बहुत पतली होती है और सेलुलोज से बनी होती है। कोलेनकाइमा की सेल कैसी होती है, देखिए, सेल वॉल आर थिकेंड एट द कॉर्नर ड्यू टू प्रोटीन डिस्पोजन। तो कोलेनकाइमा की भी सेल वॉल पतली होती है लेकिन कॉर्नर पे थोड़ा मोटी होती है। कहने का मतलब कि पैरेन्काइमा की सेल वॉल पूरा पतली होती है और हल्का हल्का मोटी कोलेनकाइमा की सेल वॉल होती है। स्क्लेरेन्काइमा इज़ वेरी थिक ड्यू टू लिग्निन डिस्पोजिशन। स्क्लेरेन्काइमा की सेल वॉल बहुत ही मोटी होती है, बहुत हार्ड होती है, ओके। तो यही हमारा दो डिफरेंस आप लिखेंगे क्योंकि इस आंसर में हमें इन तीनों के बीच अंतर बताना था कि इनके सेल वॉल में क्या अंतर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का क्या काम है, ये हमें लिखना है। तो आंसर में लिखेंगे कि स्टोमेटा क्या होता है और उसका क्या काम होता है, ओके। आंसर है कि द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ आर स्टोमेटा। स्टोमेटा आर इनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप सेल कॉल्ड गार्ड सेल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है कि छोटे एपिडर्मिस ऑफ द लीफ के एपिडर्मिस में छोटे छोटे पोर यानी छोटे छोटे छेद या होल प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं स्टोमेटा, ओके। तो मान लीजिए ये हमारी लीफ है, ओके। ये सब मैं आपको चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, इसीलिए मैं आपको ये भी बोल रही हूँ कि आप उस चैप्टर की वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। देखिए, ये मान लीजिए ये हमारा लीफ है, तो लीफ के जो मतलब इतने ये हमारा लीफ हो गया, ओके। तो अब इसके बाहर एक एपिडर्मिस की लेयर प्रेजेंट होती है। ये लेयर क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है लीफ को कि कोई भी फंगस, बैक्टीरिया या फिर कोई भी मतलब कोई भी चोट ना लग पाए पत्ती को, लीव्स को। इस चीज़ से ये लेयर बाहरी वाली बचाती है, इसी बाहरी लेयर को कहते हैं एपिडर्मिस। तो यहाँ पे लिखा गया है कि लीफ की एपिडर्मिस में पोर होता है छोटा छोटा, यानी ये हमारा लीफ हो गया, ये हमारी एपिडर्मिस हो गई, ओके। बाहरी लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं। प्लांट के जो स्किन होती है, जैसे हम लोग अपने स्किन को स्किन ही कहते हैं ना, तो प्लांट की जो स्किन होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। तो कहा गया है कि जो लीफ की एपिडर्मिस होती है उसमें छोटा छोटा पोर्स भी होता है, वही हमारा स्टोमेटा होता है। और स्टोमेटा कैसा होता है, 2 किडनी शेप की तरह होता है। जैसे कि एक ये मान लीजिए किडनी हमारी ऐसी ही होती है, इसी का है कि 2 किडनी की तरह होता है, यानी फर्स्ट किडनी और सेकेंड किडनी, ये किडनी की तरह होता है और उसको हम लोग गार्ड सेल बोलते हैं, यानी किडनी शेप सेल को हम लोग गार्ड सेल भी बोल सकते हैं। अब स्टोमेटा को आप समझ गए हैं कि लीफ के बीच में जो छोटा छोटा पोर्स होता है, पोर्स मतलब होल या छेदा, तो वही चीज़ हमारा स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, देखिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2 एंड O2 विथ एटमॉस्फेयर।
तो ये पोर्स देखिए, लिप्स में जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो छेद किस में हेल्प करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में, CO2 और O2 के आने जाने में मदद करते हैं। सेकंड है कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, और अगर हम पानी पेड़ को देते हैं तो वो पानी वेपर बन के बाहर भी निकल जाता है पेड़ से और पेड़ सूख जाता है, यानी पेड़ में का पानी ख़त्म हो जाता है पौधों में का। कैसे, ये लीफ के पोर्स में से पानी इवोपोरेट हो जाता है। इस चीज़ में भी हमारा स्टोमेटा हेल्प करता है। आई होप आपको फंक्शन समझ में आया होगा कि स्टोमेटा क्या करता है। अगर मान लीजिए पूरी पत्ती एकदम कवर है, छोटे छोटे इसमें छेद रहे हैं, तो ये छेद किस में काम आएंगे, O2 और CO2 यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को आने जाने में हेल्प करेंगे। और वाटर मान लीजिए आप पत्ती पे पानी दे रहे हैं तो जो पानी एक दिन ख़त्म भी हो जाएगा, इवोपोरेट हो जाता है, तो वो इवोपोरेट होकर कैसे बाहर निकलता है, इसी छेदे के हिसाब मतलब हेल्प से बाहर निकलता है। क्वेश्चन पूछा गया कि डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप ऑफ मसल्स फाइबर। मसल फाइबर आप पढ़े हैं चैप्टर में, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा कि मसल फाइबर 3 तरह के होते हैं। उन मसल फाइबर को डायग्रामेटली यानी डायग्राम बना के डिफरेंस बताना है, क्योंकि हम लोग लिख के डिफरेंस बता देते हैं ना कि इसमें ये अंतर है, इसमें ये अंतर है। बोला गया कि फिगर बना के आप बताइए कि इन तीनों में क्या अंतर है। यानी 3 टाइप की मसल सेल्स, पहला स्ट्रेट सेल, स्टेरिएटेड सेल, सेकंड है स्मूथ मसल सेल, थर्ड है कार्डियक मसल्स। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा 3 टाइप का सेल हो गया। फर्स्ट एक है कार्डियक मसल्स, और एक है स्मूथ मसल, और एक है हमारा स्ट्रिएटेड मसल्स। तो इन तीनों का हमें फिगर बना के डिफरेंस बताना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है डायग्रामेटिकली यानी डायग्राम बना के बताना है। तो फ्रेंड्स आप ये तीनों का फिगर बना लीजिएगा। ये है हमारा स्ट्रिएटेड मसल्स, इसमें न्यूक्ली पाया जाता है यानी न्यूक्लियस टाइप का, और एक स्ट्रिएशन पाया जाता है। आप ये फिगर आपको अपने कॉपी में ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी लर्न भी करना पड़ेगा कि ये फिगर कैसे बनता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ चुका है आपसे कि डायग्राम से बताइए कि ये तीनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं, यानी हमें डायग्राम बताना है। तो यानी ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है, आप इस फिगर को लर्न कीजिएगा। ये है हमारा स्ट्रेटेड मसल्स का फिगर, बुक में भी बना हुआ है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सेकंड टाइप ऑफ मसल सेल है फ्रेंड्स, इसका नेम है स्मूथ मसल सेल। स्मूथ मसल सेल का ये डायग्राम है। ओके, आप जैसा कि देख रहे हैं इस तरह से डायग्राम बना हुआ है। ओके, तो आप अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन NCERT बुक में दिया गया और ज़रूर क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं। ओके, तो ये स्मूथ मसल का फिगर है जिसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ये फिगर है हमारा कार्डियक मसल्स का फ्रेंड्स। कार्डियक मसल्स है, तो कार्डियक मसल जैसा कि देख रहे हैं, कार्डियक मसल्स लंबे में होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे लंबा प्रेजेंट, ऐसे ऐसे लंबा लंबा है ना, तो ये हमारा कार्डियक मसल्स है। तो कार्डियक मसल बनाते समय आप ऐसे ऐसे लंबा लंबा बना दीजिएगा, और उसमें ये जो कंपोनेंट दिखाया गया है कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो सारी चीज़ आप लेबल कर दीजिएगा। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछता है कि व्हाट इज़ द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स का क्या अंतर है, कार्डियक मसल का क्या काम है, उसके फंक्शन को हमें लिखना है, यानी राइट द फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स। आंसर है कि कार्डियक मसल्स आर इनवॉल्यूंटरी मसल्स विच शो characteristics of both smooth and striated muscles. These muscles occur in wall of the heart. पहले आप लिखेंगे कि कार्डियक मसल्स क्या होता है, इनवॉल्यूंटरी मसल्स होता है। इनवॉल्यूंटरी का मतलब होता है जिससे कि हम बिना मतलब जैसे कि अगर हम लोग अपना हाथ पैर अगर चाहते हैं तो अपने मन से हिला लेते हैं, तो ये हमारा वॉल्यूंटरी मसल्स हुआ। और हम लोग जैसे कि हर्ट हुआ, हर्ट की धड़कन को ना तो हम अपने मन से रोक सकते हैं ना तो अपने मन से स्टार्ट कर सकते हैं, ये हमारा हो गया इनवॉल्यूंटरी मसल्स। तो बताया गया कि कार्डियक मसल्स हमारा एक ऐसा इनवॉल्यूंटरी मसल्स है जो कि हमारे हर्ट में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन में हमसे फंक्शन पूछा था, फंक्शन भी लिखते हैं। फर्स्ट फंक्शन है कार्डियक मसल्स का कि कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रैपिडली, rhythmically and tirelessly throughout life.
दे कंटैक्ट एंडलेसली फ्रॉम अर्ली एम्ब्रायोनिक स्टेज अंटिल डेथ। तो इसमें बताया गया कि कार्डियक मसल्स का क्या काम है कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना। मतलब आप अगर हार्ट की बात करते हैं तो हमारा दिल फूलता और पिचकता है, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कह सकते हैं। और हम मुट्ठी बंद करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और मुट्ठी खोलते हैं तो रिलैक्स होता है। यानी हम लोग हार्ट भी हमारा फूलता पिचकता है, वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराना किसका काम है? कार्डियक मसल्स का काम है। ये बताया गया कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक कार्डियक मसल्स आपके बॉडी में काम करता रहेगा। सेकंड फंक्शन है कि द contraction and relaxation of heart muscles help to pump and distribute blood to various part of the body। कार्डियक मसल्स का ये भी काम है कि जो ब्लड होता है उसको पूरे पार्ट ऑफ बॉडी में फ्लूड कराना, या फिर एक तरह से कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना। और हार्ट मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी दिल धड़कता है, इसका भी रिस्पॉन्सिबल कार्डियक मसल्स होता है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि डिफरेंस बिटवीन स्टेटेड अनस्टेटेड कार्डियक मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, साइट, लोकेशन इन द बॉडी। देखिए, इन स्टेटेड मसल्स, अनस्टेटेड मसल्स, कार्डियक मसल्स का शेप, साइज, लोकेशन तीनों बताना है। यानी ये कैसे होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या काम करते हैं। ओके, आंसर में हम लोग ऐसे पहले हेडिंग डालेंगे कि स्टेटेड एंड कार्डियक मसल्स आर 3 टाइप ऑफ मसल टिश्यूज़। ये हमारे मसल टिश्यू होते हैं। इनके बीच का अंतर क्या है? तो देखिए, पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कि स्टेटेड मसल्स, अनस्टेटेड मसल्स और कार्डियक मसल्स। और जो जो चीज़ हमें बताना है हम लोग इस बॉक्स में लिखेंगे। यानी इन सब सेल का शेप क्या होता है, लाइन से लिखेंगे। और इनके में न्यूक्लियस कैसा होता है, ये भी हम लोग लाइन से लिखेंगे। स्ट्रिएशन कैसा होता है, ये भी हम लोग लाइन से लिखेंगे। और कंट्रैक्शन और लोकेशन का एग्जाम्पल भी बताना है। यानी हमें इतनी चीज़ें बतानी हैं कि स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड और कार्डियक मसल्स का शेप कैसा होता है, न्यूक्लियस कैसा प्रेजेंट होता है, स्ट्रेशन, मोड ऑफ कंट्रैक्शन, एग्जाम्पल बताना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले शेप ऑफ द सेल से। यानी इन तीनों सेल मसल्स का कैसा सेल होता है। फर्स्ट पढ़ेंगे स्टेटेड मसल्स का सेल आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, नॉन टैपरिंग एंड अनब्रांच्ड। ये शेप होता है हमारे स्टेटेड मसल्स का। यानी सिलेंडर टाइप का होता है, नॉन टैपरिंग यानी पतला नहीं होता है, अनब्रांच्ड यानी बिना ब्रांच का होता है। जैसे हम लोग कहीं कहीं देखते हैं ना कि सेल में ये चीज़ निकला होता है ब्रांच टाइप का, तो इस स्टेटेड मसल्स में ऐसा नहीं पाया जाता है। अनस्टेटेड मसल्स में क्या होता है कि सेल आर लॉन्ग विथ टैपरिंग एंड अनब्रांच्ड। अनस्टेटेड में होता है फ्रेंड्स कि बिना ब्रांच के तो होता है, लेकिन ऊपर सेल मोटा रहेगा और नीचे पतला हो जाएगा, लंबा रहेगा और पतला रहेगा। ओके, कार्डियक मसल्स का सेल कैसा होता है? नॉन टैपरिंग यानी पतला नहीं होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है और ब्रांच्ड होता है। तो फ्रेंड्स, आप देख चुके डिफरेंस क्या है कि स्टेटेड मसल्स, अनस्टेटेड मसल्स और कार्डियक मसल्स के शेप कैसे होते हैं। अब आते हैं न्यूक्लियस की बात करते हैं कि इन तीनों मसल्स में न्यूक्लियस कैसा प्रेजेंट होता है। फर्स्ट है कि मेनी न्यूक्लिय विच आर सिचुएटेड टुवर्ड द पेरिफेरी ऑफ मसल्स फाइबर। इसमें कई न्यूक्लियस पाए जाते हैं, यानी ढेर सारे न्यूक्लियस भी पाए जा सकते हैं। अनस्टेटेड मसल्स में क्या होता है? एक न्यूक्लियस पाया जाता है। कार्डियक मसल्स में क्या होता है कि ईच सेल कंटेन 1 और 2 न्यूक्लियस सिचुएटेड इन द सेंटर। इसमें जितना भी सेल होता है कार्डियक मसल में, सब सेल के पास एक एक न्यूक्लियस, 1 या 2 न्यूक्लियस होता है। ओके, ये सब हमारा है अंतर इन तीनों में। स्ट्रेशन कैसा होता है? तो देखिए, स्टेटेड मसल्स का कि ट्रांसवर्स अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट। डार्क बैंड तो पूरा डार्क में एकदम प्रेजेंट होता है, लाइट भी हो सकता है, डार्क भी स्ट्रेशन हो सकता है, और स्ट्रेशन और स्ट्रिप आर एब्सेंट। और अनस्टेटेड मसल्स में
पाया ही नहीं जाता है स्ट्रिएशन। कार्डियक मसल्स में थोड़ा कम काम करता है। ओके, फेंट मतलब बेहोश होना होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे बेहोश होना नहीं, यानी बहुत कम काम करता है। ओके, अब फिर 3 डिफरेंस हम लोग देख चुके हैं। फोर्थ है कि कंट्रैक्शन इनके में कैसा होता है। वॉलेंट्री कंट्रैक्ट रैपिडली बट सून अंडरगो फैटिग्यू, यानी वॉलेंट्री मसल्स इसमें वॉलेंट्री कंट्रैक्ट ज़्यादा होता है, यानी मुट्ठी बंद बहुत जल्दी कर सकते हैं और अपने मन से हम कोई भी पार्ट हिला सकते हैं। ये होता है स्ट्रिएटेड मसल्स की, मतलब एक तरह से कह सकते हैं एडवांटेज है। अब अनस्ट्रिएटेड मसल्स में कैसा कंट्रैक्शन होता है, इनवॉलेंट्री, यानी कोई भी चीज़ हम अपने मन से नहीं हिला सकते हैं, वो चीज़ हमारी इनवॉलेंट्री हुई। लिखा गया कि इनवॉलेंट्री नॉट एट आवर वेल, कंट्रैक्ट कंपेरेटली स्लो बट डू नॉट फैटिग्यू। अब कार्डियक मसल्स में क्या होता है कि इनवॉलेंट्री रैपिडली कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स थ्रू आउट लाइफ विदाउट फैटिग्यू अंडर नॉर्मल कंडीशन। जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक कार्डियक मसल्स काम करता रहेगा। लोकेशन क्या होता है कि कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं, आपके हैंड में, लेग में और मसल स्केलेटल मसल्स में, ये हमारे यानी खोपड़ी में ये स्ट्रेटेड मसल्स प्रेजेंट होते हैं। अनस्ट्रेटेड मसल्स हमारे स्टोमक वॉल में, इंटेस्टाइन में, यूरेटर में और ब्रोंकी में प्रेजेंट होते हैं। और कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया एंड। और इसमें हम लोग को इन तीनों बीच का डिफरेंस देखना था, जो कि हम लोग देख चुके हैं। डिफरेंस 5 अंतर हम लोग जाने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का डायग्राम बनाना है हमें। डायग्राम मतलब यानी फिगर बनाना है। मैं चैप्टर पढ़ाते समय भी बोली थी कि ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे कोशिश कीजिएगा हमेशा बनाने की, एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो ये है हमारा न्यूरॉन का डायग्राम, जिसको कि आप देख रहे हैं। आप ये न्यूक्लियस भी होता है इसमें प्रेजेंट, डेंड्रियाट्स यानी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है, नर्व। इस न्यूरॉन की एंडिंग ऐसी होती है फ्रेंड्स, और एक लंबी सी लाइन होती है जिसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। ओके, आप बहुत अच्छे से लर्न कीजिएगा कि जो ब्रांच टाइप की होती है, ये जो ब्रांच निकली हुई है, ये सब ये हमारे डेंड्रियाट होते हैं। और एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और एक लंबा सा धागा टाइप का प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। पीछे नर्व की एंडिंग ऐसी होती है। ओके, तो यानी ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर समझ लीजिएगा, ऐसी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आप भूलिएगा मत। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है, नेम द फॉलोइंग। इन सब चीज़ों की नेम लिखना है कि क्या है या फिर कैसे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो भी कुछ। ओके, पहले हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कि ये डेफिनेशन दी गई है, आपको इसका नेम लिखना है। ओके, तो टीसू फर्स्ट है कि टिश्यूज दैट फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। हमारे माउथ की अंदर वाली लाइनिंग यानी अंदर की जो कवरिंग होती है वो किस टिश्यू से होती है। आंसर है कि स्क्वैमस इपिथीलियम। आप आंसर में सिर्फ इतना लिखिएगा कि स्क्वैमस इपिथीलियम, यानी हमारे माउथ की इनर लाइनिंग स्क्वैमस इपिथीलियम होती है। ये लर्न करने वाली चीज़ है। सेकंड है कि टिश्यूज दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन इन ह्यूमन। कौन से ऐसे टिश्यूज हैं जो कि हमारे बोन से लेके मसल्स तक कनेक्ट होते हैं, उस टिश्यू का नाम बताना है। ऐसे टिश्यू जो कि बोन से लेके हमारे मसल तक कनेक्ट होते हैं, उस टिश्यू का नाम है टेंडन। ये लर्न करने वाली चीज़ है फ्रेंड्स, आप इसको लर्न कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि टिश्यूज दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन बॉडी, फूड इन प्लांट। ऐसे टिश्यू का नाम बताइए जो कि प्लांट में फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। वो है फ्लोएम, यानी फ्लोएम एक ऐसा टिश्यू है जो कि प्लांट में खाना को इधर उधर पहुंचाने में हेल्प करता है। अंडरस्टूड। फोर्थ क्वेश्चन है कि टिश्यूज दैट स्टोर फैट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में कौन सा ऐसा टिश्यू है जो कि फैट को कंटेन करता है, वो है हमारा एडिपोज टिश्यू। आप हम लोग चैप्टर पढ़ते समय इन सब चीज़ को क्लियर किए थे, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ नाम लिख रहे हैं फ्रेंड्स। आप चैप्टर को जरूर पढ़िएगा, आपकी आधा एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी अपने आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है ई है कि कनेक्टिव टिश्यूज विद द फ्लूइड मैट्रिक्स। ऐसा कनेक्टिव टिश्यू का नाम बताइए जिसका मैट्रिक्स यानी जिसका मटेरियल एकदम बहता हो, फ्लूइड हो, वो है ब्लड।
यानी ब्लड हमेशा बहता रहता है, आपको पता ही है, और ये कनेक्टिव टिश्यूज़ है। इसका आंसर होगा हमारा ब्लड। क्वेश्चन नंबर एफ है कि टिश्यूज़ प्रेजेंट इन ब्रेन, वो ऐसे कौन से टिश्यूज़ हैं जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं? तो उसका आंसर होगा कि नर्वस टिश्यूज़। ओके, नर्वस टिश्यू हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे ब्रेन को मैसेज करते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यूज़ इन द फॉलोइंग। किस किस टाइप के टिश्यूज़ होते हैं ये हमें ये लिखना है। ओके, यानी स्किन किस टाइप का टिश्यूज़ होता है, बार्क ऑफ ट्री, बोन, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्स, वस्कुलर टिश्यूज़, वस्कुलर बंडल, ये हमारे किस टाइप के टिश्यूज़ है उसका हमें नेम लिखना है। देखते हैं कि स्किन हमारा स्ट्रेटिफाइड इक्वेमस एपिथेलियम टाइप का टिश्यूज़ है। ये लर्न करने वाली चीज़ है फ्रेंड्स, ये कठिन नहीं, ये आपको सिर्फ लर्न करना है कि स्किन हमारा स्ट्रेटिफाइड इक्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है। बार्क ऑफ ट्री सेकंड पूछा है, आप ऐसे लिखेंगे कि बार्क ऑफ ट्री हमारा कॉर्क प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ है, यानी ये प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ है। थर्ड पूछा है बोन, बोन हमारा कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है। ओके, फोर्थ पूछा है कि लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्स, यानी किडनी की जो अंदर की कोटिंग होती है वो किस टाइप का टिश्यू से होती है? इसका आंसर होगा क्यूबोडियल इपिथीलियम या फिर क्यूबोडियल इपिथीलियम टिश्यूज़ लिख सकते हैं। ओके, फोर्थ है कि वस्कुलर बंडल किस टाइप के टिश्यूज़ हैं? तो ये फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ हैं, जाइलम और फ्लोएम के से बने होते हैं, यानी वस्कुलर बंडल हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो कि जाइलम और फ्लोएम से बना होता है। यानी इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ नाम लिखना था कि इतने चीज़ों ये सब किस किस टाइप के टिश्यूज़ हैं। ओके, 12 क्वेश्चन कहता है कि नेम द रीजन इन विच पैरेन्काइमा टिश्यूज इज प्रेजेंट। पैरेन्काइमा टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है वो उस जगह का हमें नाम लिखना है। तो आंसर में लिखेंगे कि पैरेन्काइमा इज ए सिंपल परमानेंट टिश्यूज ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। पैरेन्काइमा हमारा एक सिंपल परमानेंट टिश्यूज होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स और एंड पिथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। कहाँ प्रेजेंट होता है ये? आप एक ऐसे कह सकते हैं कि पैरेन्काइमा प्लांट के हर एक सॉफ्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है। मैं आपको आसानी के लिए बता रही हूँ कि हर एक सॉफ्ट पार्ट में पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। आगे है कि ये लीव्स में भी प्रेजेंट होता है और ये क्लोरोफिल भी कंटेन करता है, इसको क्लोरेन्काइमा भी कहते हैं। ग्रीन लीव्स में अक्सर पाया जाता है। ओके, तो आप आंसर को ऐसे लिखिएगा कि पैरेन्काइमा इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यूज ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। इट इज़ प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स एंड पिथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन मेसियोफिल ऑफ लीव्स। आगे आप ऐसे लिखिएगा कि व्हेन इट कंटेन क्लोरोफिल इट इज़ कॉल्ड क्लोरेन्काइमा फाउंड इन ग्रीन लीव्स। तो फ्रेंड्स, जब हमारा पैरेन्काइमा अगर क्लोरोफिल अपने पास रख लेता है तो यही पैरेन्काइमा हमारा क्लोरेन्काइमा कहलाने लगता है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट। एपिडर्मिस क्या करता है प्लांट में रह के? तो मैं आपको पहले ही बता दी कि आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट होता है, यानी ये प्लांट की स्किन होती है और ये बैक्टीरिया से, फंगस से प्लांट को चोट लगने से बचाती है। अब इसको आंसर में देखते हैं कैसे हम लोग लिखेंगे। समझने को तो हम लोग समझ लिए। आप आंसर में लिखेंगे कि एपिडर्मिस इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यूज ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अंडरलाइनिंग टिश्यूज। जो कि अभी मैं बताई हूँ कि ये एक प्रोटेक्टिव टिश्यूज होता है, प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। आगे की एपिडर्मिस फ्रॉम आउटर कवरिंग ऑफ वेरियस प्लांट ऑर्गेन्स सच एस रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर रिमेन इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एनवायरमेंट। पैरेन्काइमा हमारा कहाँ का प्रेजेंट होता है? प्लांट के हर एक पार्ट में, यानी पूरे प्लांट में हमारा एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है। जैसे कि रूट हुआ, लीफ, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, हर चीज़ में प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस। आगे है कि एनी सबस्टांस वेदर सॉलिड, लिक्विड और गैस कैन एंटर द प्लांट और मूव आउटसाइड ओनली आफ्टर पासिंग थ्रू दिस लेयर। यानी ये लास्ट लेयर ऑफ प्लांट होती है। अगर कोई भी गैसेस को बाहर से अंदर आना है प्लांट में या फिर प्लांट में से बाहर जाना है तो ये इस लेयर को पार करके जाना पड़ता है। आगे की एपिडर्मिस हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन, गैसेस एक्सचेंज, ट्रांसपिरेशन। इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ पैथोजेंस।
देखिए, कोई भी बैक्टीरिया या फिर फंगस अगर अटैक कर रहा है, इस चीज़ से भी हमारी एपिडर्मिस बचाती है। और ये हमें पानी को एब्जॉर्ब करने में, गैसेस को एक्सचेंज करने में बहुत हेल्प करती है। सॉलिड, लिक्विड या गैस कोई भी अगर अंदर या बाहर हो रहा है प्लांट के, तो उसे इस लेयर को पार करके जाना पड़ता है। आई होप आपको रोल ऑफ एपिडर्मिस समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज प्रोटेक्टिव टिश्यूज़, यानी कॉर्क कैसे वर्क करता है प्लांट में, ये हमें लिखना है। तो कॉर्क क्या है ये भी लिखेंगे, और कॉर्क प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ की तरह कैसे काम करता है ये भी लिखेंगे। ओके, आंसर में लिखेंगे द कॉर्क सेल आर डेड सेल एंड डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेसिस, यानी प्लांट, ये मतलब प्लांट में प्रेजेंट होता है और एक डेड सेल होता है, डेड सेल से बना होता है, और इनके बीच कोई स्पेसेस नहीं होती हैं। स्पेसेस का मतलब, कहने का मतलब इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब कि मान लीजिए ढेर सारे ये सेल मिलके तो टिश्यू बनाते हैं, तो ढेर सारे मान लीजिए टिश्यू हो गए, सेल हो गए, तो ये जो सेल के जो बीच की जगह बच रही है यही हमारा होता है इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये चीज़, ये मतलब सेल दूर दूर नहीं रहते हैं, बहुत चिपके चिपके होते हैं, इसमें जगह नहीं होती है उनके बीच। और एक द सेल वॉल ऑफ कॉर्क सेल आर कोटेड विथ सबरीन और वैक्सी सबस्टांस, सबरीन मेक दिस सेल इम्परमिएबल टू वाटर एंड गैसेस। ये चीज़ जहाँ भी रहती है, यानी कॉर्क नाम की चीज़ जहाँ भी रहती है प्लांट में, वहाँ पे क्या होता है, वाटर और गैसेस का आना जाना बंद हो जाता है। यानी कि जहाँ भी कॉर्क प्रेजेंट हो गया प्लांट में, वहाँ पे वाटर और गैसेस का आना जाना बंद हो जाता है। इसके पास एक सबरीन नाम का केमिकल सबस्टांस होता है। कॉर्क हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ की तरह वर्क करता है। इट प्रोटेक्ट अंडरलाइंग टिश्यूज़ फ्रॉम डेकिकेशन, इन्फेक्शन एंड मैकेनिकल इंजरी, यानी ये भी प्लांट को चोट लगने से बचाता है और इन्फेक्शन से बचाता है। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको और अच्छे से देखेंगे कि इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। ओके, तो परमानेंट टिश्यूज़ के 2 पार्ट होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि सिंपल कॉम्प्लेक्स के 3 बॉक्स बनाया है, यानी सिंपल कॉम्प्लेक्स के 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट का नाम दिया, 2 पार्ट का नाम हमें फिल करना है। कॉम्प्लेक्स के भी, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के भी 2 पार्ट होते हैं, जाइलम, और दूसरा हमें ब्लैंक छोड़ दिया क्या भरना है। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि यहाँ पे पैरेन्काइमा, सिंपल कॉम्प्लेक्स सिंपल टिश्यूज़ के पास 3 पार्ट होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो यहाँ पे आप फिल करेंगे पैरेन्काइमा और यहाँ पे फिल करेंगे स्क्लेरेन्काइमा। देखिए, ये आपका टेबल है, यानी ये चीज़ और ये चीज़ ब्लैंक छोड़ा गया था, हमें भरना था। तो परमानेंट टिश्यूज़ के 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज सिंपल, सेकंड इज कॉम्प्लेक्स। सिंपल के भी 3 पार्ट होते हैं, हमें भरना है कि फर्स्ट पैरेन्काइमा होता है, सेकंड कोलेन्काइमा और थर्ड स्क्लेरेन्काइमा होता है। यहाँ पे लिया गया है कि इस कॉम्प्लेक्स के 2 पार्ट होते हैं, जाइलम, और दूसरा क्या होता है हमसे पूछा गया था, तो आप लिखेंगे फ्लोएम होता है। यानी ये चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि परमानेंट टिश्यूज़ के 2 टाइप होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट के 3 टिश्यू होते हैं, जिसको जाइलम, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू उसके भी 2 पार्ट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ओके, आई होप ये आपको चैप्टर पसंद आया होगा फ्रेंड्स। इस चैप्टर की एक्सरसाइज पसंद आई होगी, जो कि आपकी बहुत हेल्पफुल भी रही होगी एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करने में, और इससे अधिकतर क्वेश्चन भी आते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज थी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी और क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। आप एक कमेंट करके देखिए, मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर ज़रूर रिप्लाई में दूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।